चैप्टर 6 तवे से निकलकर आग में। बिल्बो भूतों से बच निकला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। उसने अपना हुड, लबादा, खाना, टट्टू, अपने बटन और अपने दोस्तों को खो दिया था। वह तब तक भटकता रहा जब तक सूरज पहाड़ों के पीछे पश्चिम की ओर डूबने नहीं लगा। उनकी परछाइयां बिल्बो के रास्ते में पड़ रही थीं और उसने पीछे मुड़कर देखा। फिर उसने आगे देखा और अपने सामने केवल पहाड़ियां और ढलानें देखी जो निचले इलाकों और मैदानों की ओर गिर रही थीं, जो कभी कभी पेड़ों के बीच से झलकती थीं। हे भगवान, उसने कहा, लगता है मैं मिस्टी पर्वत के दूसरी तरफ, परे की भूमि के किनारे पर पहुंच गया हूँ। गैंडाल्फ और बॉने कहाँ और कहाँ पहुंच गए होंगे। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि वे अभी भी भूतों की शक्ति में वहां वापस न हों। वह अभी भी छोटी सी ऊंची घाटी से बाहर, उसके किनारे से और उससे आगे की ढलानों से नीचे की ओर भटक रहा था, लेकिन इस बीच उसके अंदर एक बहुत ही असहज विचार पनप रहा था। वह सोच रहा था कि अब जब उसके पास जादुई अंगूठी है, तो क्या उसे वापस उस भयानक भयानक सुरंग में जाकर अपने दोस्तों की तलाश नहीं करनी चाहिए। उसने अभी अभी अपना मन बनाया था कि यह उसका कर्तव्य है, उसे वापस लौटना ही होगा, और जब उसने आवाज़ें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। वह रुक गया और सुनने लगा। ये भूतों की आवाज़ नहीं थी, इसलिए वह सावधानी से आगे बढ़ा। वह नीचे की ओर घुमावदार पथरीले रास्ते पर था, जिसके बाएं हाथ पर एक चट्टानी दीवार थी, दूसरी तरफ जमीन ढलानदार थी और रास्ते के स्तर से नीचे झाड़ियां और छोटे पेड़ थे। झाड़ियों के नीचे इन घाटियों में से एक में लोग बातें कर रहे थे। वह और भी करीब गया और अचानक उसने दो बड़ी चट्टानों के बीच से एक लाल हुड पहने हुए सिर को देखा। यह बालिन था जो निगरानी कर रहा था। वो खुशी से ताली बजा सकता था और चिल्ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अभी भी अंगूठी पहनी हुई थी, मिलने के डर से कुछ अप्रत्याशित और अप्रिय, और उसने देखा कि बालिन उस पर ध्यान दिए बिना सीधे उसकी ओर देख रहा था। मैं उन सभी को आश्चर्यचकित कर दूंगा, उसने सोचा, जैसे ही वह घाटी के किनारे झाड़ियों में रेंगता हुआ गया। गैंडाल्फ बॉनो के साथ बहस कर रहा था। वे सुरंगों में उनके साथ हुई सभी घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे और सोच रहे थे और बहस कर रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। बॉने बड़बड़ा रहे थे और गैंडाल्फ कह रहा था कि वे संभवतः श्री बेगिंस को भूतों के हाथों में छोड़कर अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकते, बिना ये पता लगाने की कोशिश किए कि वह जीवित है या मृत, और उसे बचाने की कोशिश किए बिना। आखिरकार वह मेरा दोस्त है, जादूगर ने कहा, और बुरा लड़का नहीं है। मैं उसके लिए जिम्मेदार महसूस करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि तुमने उसे खोया न होता। बॉने जानना चाहते थे कि उसे आखिर क्यों लाया गया था, वह अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं रह सका और उनके साथ क्यों नहीं आ सका, और जादूगर ने किसी समझदार व्यक्ति को क्यों नहीं चुना। अब तक वह हमारे लिए जितना उपयोगी था, उससे कहीं ज्यादा परेशानी का सबब बना है, एक ने कहा। अगर हमें अब उसे ढूंढने के लिए उन घिनौनी सुरंगों में वापस जाना पड़ा, तो मैं कहता हूँ कि उसे धिक्कार है। गैंडाल्फ ने गुस्से से जवाब दिया, मैं उसे लाया हूँ, और मैं ऐसी चीजें नहीं लाता जो बेकार हों। या तो तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, या मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ ताकि तुम खुद ही इस झंझट से बाहर निकल सको। अगर हम उसे फिर से ढूंढ सकें, तो तुम सब कुछ खत्म होने से पहले मुझे धन्यवाद दोगी। तुम उसे छोड़ने क्यों जाना चाहती थी, डोरी? तुम उसे गिरा देते, डोरी ने कहा। यदि अंधेरे में पीछे से कोई भूत अचानक तुम्हारे पैर पकड़ लेता, तुम्हारे पैरों को ठोकर मार देता और तुम्हारी पीठ पर लात मार देता, तो फिर तुमने उसे दोबारा क्यों नहीं उठाया? हे भगवान, क्या तुम पूछ सकते हो? अंधेरे में भूत लड़ते और काटते हुए, हर कोई लाशों पर गिरता हुआ और एक दूसरे को मारता हुआ। तुमने ग्लैमड्रिंग से मेरा सिर लगभग काट दिया था, और थोरिन ऑक्रिस्ट से यहाँ वहाँ और हर जगह छुरा घोंप रहा था। अचानक तुमने अपनी एक चकाचौंध करने वाली फ्लैश दिखाई, और हमने भूतों को चिल्लाते हुए पीछे भागते हुए देखा। तुमने चिल्लाया, सब लोग मेरे पीछे आओ, और सबको पीछे आना चाहिए था। हमने सोचा कि सबने ऐसा किया है। जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, जब तक हम गेट गार्ड से भागकर निचले दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए,
और यहाँ वहाँ भागते भागते नहीं पहुँच गए, तब तक गिनती करने का समय नहीं था। और यहाँ हम हैं चोर के बिना, उसे भ्रमित करो। और यहाँ चोर है, बिल्बो ने उनके बीच में उतरते हुए कहा, और रिंग से फिसल गया। भगवान का शुक्र है, वे कैसे उछले। फिर वे आश्चर्य और खुशी से चिल्ला उठे। गैंडाल्फ भी उनमें से किसी की तरह ही आश्चर्यचकित था, लेकिन शायद बाकी सभी की तुलना में अधिक प्रसन्न था। उसने बालिन को बुलाया और उसे बताया कि वह एक चौकीदार के बारे में क्या सोचता है जो लोगों को बिना किसी चेतावनी के सीधे उनके पास आने देते हैं। यह एक तथ्य है कि इसके बाद बौनों के बीच बिल्बो की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। अगर उन्हें अभी भी संदेह था कि वह वास्तव में एक प्रथम श्रेणी का चोर था, तो गैंडाल्फ के शब्दों के बावजूद उन्हें अब संदेह नहीं था। बालिन सबसे हैरान था, लेकिन सभी ने कहा कि यह बहुत ही चतुराई भरा काम था। वास्तव में बिल्बो उनकी प्रशंसा से इतना प्रसन्न हुआ कि वह मन ही मन हंसता रहा और अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और जब उन्होंने उससे पूछा कि उसने ये कैसे किया, तो उसने कहा, ओह, बस चुपचाप और सावधानी से चला गया। खैर, ये पहली बार है कि एक चूहा भी मेरी नाक के नीचे से सावधानीपूर्वक और चुपचाप निकल गया और उसे कोई नहीं देख पाया, बालिन ने कहा, और मैं तुम्हारे लिए अपना हुड उतारता हूँ। और उसने ऐसा ही किया। बाली आपकी सेवा में है, उन्होंने कहा। आपका नौकर, मिस्टर बैगिंस, बिल्बो ने कहा। फिर वे उसके खो जाने के बाद के सभी कारनामों के बारे में जानना चाहते थे, और वह बैठ गया और उन्हें अंगूठी मिलने के बारे में छोड़कर बाकी सब कुछ बताया। अभी नहीं, उसने सोचा। वे पहेली प्रतियोगिता में विशेष रूप से रुचि रखते थे, और गोलम के बारे में उसके वर्णन पर बहुत प्रशंसापूर्वक काम उठे। और फिर मैं उसके बगल में बैठे होने के कारण कोई और सवाल नहीं सोच पाया, बिल्बो ने कहा, इसलिए मैंने पूछा, मेरी जेब में क्या है? और वह 3 बार में अनुमान नहीं लगा सका। इसलिए मैंने कहा, तुम्हारे वादे का क्या हुआ? मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। लेकिन वह मुझे मारने के लिए मेरे पास आया, और मैं भाग गया और गिर गया, और अंधेरे में वह मुझे नहीं देख पाया। फिर मैं उसके पीछे गया, क्योंकि मैंने उसे खुद से बात करते हुए सुना। उसने सोचा कि मैं वास्तव में बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ, और इसलिए वह वहाँ से भाग रहा था। और फिर वह प्रवेश द्वार पर बैठ गया, और मैं वहाँ से नहीं निकल सका। इसलिए मैं उसके ऊपर से कूद गया और भाग गया, और गेट तक भाग गया। गार्ड का क्या हुआ? उन्होंने पूछा। क्या कोई गार्ड नहीं था? हाँ, बहुत सारे थे, लेकिन मैं उनसे बच गया। मैं दरवाजे में फंस गया, जो सिर्फ थोड़ा सा खुला था, और मैंने बहुत सारे बटन खो दिए। उसने अपने फटे कपड़ों को देखकर दुखी होकर कहा। लेकिन मैं किसी तरह से अंदर घुस गया और मैं यहाँ हूँ। बौने उसे एक नए सम्मान के साथ देखते थे, जब वह पहरेदारों को चकमा देने, गोलम के ऊपर से कूदने तथा वहाँ से निकल जाने के बारे में बात करता था, मानो ये बहुत कठिन या बहुत भयावह न हो। मैंने तुम्हें क्या बताया? गैंडाल्फ ने हंसते हुए कहा। मिस्टर बैगिंस के बारे में तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा है। उसने अपनी घनी भौहों के नीचे से बिल्बो को एक अजीब नज़र से देखा, और हॉबिट को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने अपनी कहानी के उस हिस्से का अनुमान लगा लिया है जिसे उसने छोड़ दिया था। फिर उसके पास पूछने के लिए अपने खुद के सवाल थे, क्योंकि अगर गैंडाल्फ ने बौनों को अब तक सब कुछ समझा दिया होता, तो बिल्बो ने उसे नहीं सुना होता। वह जानना चाहता था कि जादूगर फिर से कैसे आ गया, और वे सब अब कहाँ पहुँच गए हैं। सच कहें तो जादूगर को अपनी चतुराई को बार बार समझाने में कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए अब उसने बिल्बो को बताया कि वो और एलरोंड दोनों ही पहाड़ों के उस हिस्से में दुष्ट भूतों की मौजूदगी के बारे में अच्छी तरह जानते थे। लेकिन उनका मुख्य द्वार एक अलग दर्रे से निकलता था, जो यात्रा करने के लिए ज्यादा आसान था, इसलिए वे अक्सर अपने द्वारों के पास रात में लोगों को पकड़ लेते थे। जाहिर है लोगों ने उस तरफ जाना छोड़ दिया था, और भूतों ने दर्रे के शीर्ष पर अपना नया प्रवेश द्वार खोला होगा, जिसे बौनों ने हाल ही में लिया था, क्योंकि अब तक ये काफी सुरक्षित पाया गया था। मुझे देखना होगा कि क्या मैं इसे फिर से रोकने के लिए कोई कमोबेश अच्छा विशालकाय जानवर ढूंढ सकता हूँ, गैंडाल्फ ने कहा। नहीं तो जल्द ही पहाड़ों पर चढ़ना संभव नहीं होगा। जैसे ही गैंडाल्फ ने बिल्बो की चीख सुनी, उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था।
उस फ्लैश में जिसने उसे पकड़ने वाले भूतों को मार डाला था, वह दरार के अंदर घुस गया था, ठीक उसी तरह जैसे वह दरार में फंस गया था। वह ड्राइवरों और कैदियों के पीछे पीछे बड़े हॉल के किनारे तक गया और वहां वह बैठ गया और छाया में जितना संभव था उतना जादू करने लगा। ये बहुत ही गुदगुदाने वाला काम था, उन्होंने कहा। छुओ और जाओ। लेकिन जाहिर है गैंडल्फ ने आग और रोशनी के साथ जादू टोने का विशेष अध्ययन किया था, यहाँ तक कि हॉबिट भी ओल्डटूब की मिडसमर ईव पार्टियों में जादुई आतिशबाजी को कभी नहीं भूला था, जैसा कि आपको याद है। बाकी सब हम सभी जानते हैं सिवाय इसके कि गैंडल्फ को पिछले दरवाजे के बारे में सब पता था, जैसा कि भूत प्रेत निचले दरवाजे को कहते थे, जहां बिल्बो ने अपने बटन खो दिए थे। वास्तव में यह बात पहाड़ों के इस हिस्से से परिचित हर व्यक्ति को अच्छी तरह से पता थी, लेकिन सुरंगों में अपना सिर रखने और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक जादूगर की जरूरत थी। उन्होंने कहा, उन्होंने वह द्वार बहुत पहले बनाया था, आंशिक रूप से भागने के लिए, यदि उन्हें इसकी आवश्यकता होती थी, आंशिक रूप से उस पार की भूमि में जाने के लिए, जहां वे अभी भी अंधेरे में आते हैं और भारी नुकसान करते हैं। वे हमेशा इसकी रक्षा करते हैं और कोई भी इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है। इसके बाद वे इसकी दोगुनी सुरक्षा करेंगे, उन्होंने हंसते हुए कहा। बाकी सभी लोग भी हंस पड़े। आखिरकार उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने ग्रेट गॉब्लिन और उसके अलावा बहुत से अन्य लोगों को भी मार डाला था, और वे सभी बच निकले थे, इसलिए कहा जा सकता है कि अब तक उन्होंने सबसे अच्छा किया है। लेकिन जादूगर ने उन्हें होश में आने को कहा। हमें तुरंत आगे बढ़ना चाहिए, अब हम थोड़ा आराम कर चुके हैं, उसने कहा। जब रात होगी तो वे सैकड़ों की संख्या में हमारे पीछे निकलेंगे और अभी से परछाइयां लंबी हो रही हैं। हमारे गुजरने के बाद भी वे घंटों तक हमारे कदमों की गंध महसूस कर सकते हैं। शाम होने से पहले हमें मीलों आगे निकल जाना चाहिए। अगर मौसम ठीक रहा तो थोड़ा सा चांद निकलेगा और यह सौभाग्य की बात है। ऐसा नहीं है कि उन्हें चांद से बहुत परेशानी है, लेकिन इससे हमें थोड़ी रोशनी मिलेगी जिससे हम आगे बढ़ सकेंगे। हाँ, उसने हॉबिट के और सवालों के जवाब में कहा। आप भूत सुरंगों के अंदर समय का ध्यान नहीं रख पाते। आज गुरुवार है और हमें सोमवार रात या मंगलवार सुबह पकड़ा गया था। हम मीलों मील चले हैं और अब पहाड़ों के बीच से सीधे नीचे आ गए हैं और अब दूसरी तरफ है काफी छोटा रास्ता है। लेकिन हम उस बिंदु पर नहीं हैं जहां हमारा दर्रा हमें ले जाता। हम उत्तर में बहुत दूर हैं और आगे कुछ अजीबोगरीब देश है और हम अभी भी काफी ऊंचाई पर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, बिल्बो ने कराहते हुए कहा, जिसे अचानक एहसास हुआ कि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया है। एक हॉबिट के लिए बस इतना ही सोचिए। उसका पेट खाली और ढीला महसूस हो रहा था और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, अब जबकि उत्तेजना खत्म हो चुकी थी। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, गैंडल्फ ने कहा, जब तक कि तुम वापस जाकर भूतों से विनम्रतापूर्वक अपने टट्टू और सामान को वापस देने के लिए नहीं कहते। नहीं, धन्यवाद, बिल्बो ने कहा। तो ठीक है, हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा हम भोजन में तब्दील हो जाएंगे और यह हमारे पास कुछ भी न होने से भी ज्यादा बुरा होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बिल्बो ने खाने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन ब्लैकबेरी अभी भी केवल फूली हुई थी और बेशक कोई मेवा नहीं था, यहाँ तक कि नागफनी के जामुन भी नहीं। उसने थोड़ा सा सॉरेल चबाया और उसने रास्ते को पार करने वाली एक छोटी पहाड़ी धारा से पानी पिया और उसने 3 जंगली स्ट्रॉबेरी खाईं जो उसे उसके किनारे मिली, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं था। वे फिर भी आगे बढ़ते रहे। ऊबड़ खाबड़ रास्ता गायब हो गया। झाड़ियाँ, पत्थरों के बीच लंबी घास, खरगोशों द्वारा काटे गए टफ के टुकड़े, थाइम, सेज और माजोरम और पीले रॉकरोज सभी गायब हो गए और उन्होंने खुद को गिरे हुए पत्थरों की एक चौड़ी खड़ी ढलान के शीर्ष पर पाया, जो भूस्खलन के अवशेष थे। जब वे नीचे जाने लगे तो उनके पैरों से कूड़ा कचरा और छोटे छोटे कंकड़ लुढ़कने लगे। जल्द ही टूटे हुए पत्थर के बड़े टुकड़े नीचे गिर गए और उनके नीचे अन्य टुकड़े फिसलने और लुढ़कने लगे। फिर चट्टान के ढेर हिलने लगे और धूल और शोर के साथ नीचे गिरने लगे। कुछ ही देर में उनके ऊपर और नीचे की पूरी ढलान हिलने लगी और वे फिसलने लगे,
सभी एक साथ सिकुड़ गए, फिसलने, खड़खड़ाने, स्लैब और पत्थरों के टूटने की भयावह उलझन में। नीचे के पेड़ों ने ही उन्हें बचाया। वे चीड़ के पेड़ों की एक चढ़ाई वाली लकड़ी के किनारे पर फिसल गए जो नीचे की घाटियों के गहरे अंधेरे जंगलों से पहाड़ की ढलान पर खड़ी थी। कुछ ने तने को पकड़ लिया और खुद को निचली शाखाओं में झुला लिया, कुछ छोटे हॉबिट की तरह चट्टानों के हमले से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गए। जल्द ही खतरा टल गया, फिसलन रुक गई और आखिरी हल्की सी आवाजें सुनी जा सकती थीं क्योंकि सबसे बड़े पत्थर नीचे दूर तक फैले हुए ब्रैकन और चीड़ की जड़ों के बीच उछलते और घूमते हुए चले गए। ठीक है, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, गैंडाल्फ ने कहा, और यहाँ तक कि हमारा पीछा करने वाले भूतों को भी चुपचाप यहाँ नीचे आने में काम आएगा। मैं हिम्मत करके कह सकता हूँ, बोम्बूर ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उन्हें हमारे सिर पर पत्थर उछालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बोने और बिल्बो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी चोटिल और क्षतिग्रस्त टांगों और पंजों को रगड़ रहे थे। बकवास, हम स्लाइड के रास्ते से हटकर यहाँ से हट रहे हैं। हमें जल्दी करना होगा। रोशनी की तरफ देखो। सूरज बहुत पहले ही पहाड़ों के पीछे चला गया था। अब उनके चारों ओर छायाएं गहरी होने लगी थीं, हालांकि दूर पेड़ों के बीच से और नीचे उगने वाले काले शीर्षों के ऊपर से वे अभी भी मैदानों पर शाम की रोशनी देख सकते थे। वे अब जितनी तेजी से संभव था, चीड़ के जंगल की कोमल ढलानों से नीचे की ओर एक तिरछे रास्ते पर लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो लगातार दक्षिण की ओर जा रहा था। कभी कभी वे हॉबिट के सिर के ठीक ऊपर उगने वाले लंबे पत्तों के साथ ब्रैकन के समुद्र को पार कर रहे थे, कभी कभी वे चीड़ की सुइयों के फर्श पर चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, और इस बीच जंगल का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और जंगल का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। उस शाम हवा नहीं थी जो पेड़ों की शाखाओं में समुद्र की आह भी ला सके। क्या हमें और आगे जाना चाहिए? बिल्बो ने पूछा, जब वहां इतना अंधेरा था कि वह सिर्फ थोरिन की दाढ़ी को अपने बगल में हिलते हुए देख सकता था, और इतना सन्नाटा था कि वह बौनों की सांसों को तेज आवाज की तरह सुन सकता था। मेरे पैर की उंगलियां चोटिल और मुड़ी हुई हैं, और मेरे पैरों में दर्द है, और मेरा पेट खाली बोरी की तरह हिल रहा है। थोड़ा और आगे, गैंडाल्फ ने कहा। कई युगों बाद वे अचानक एक खुले स्थान पर पहुंचे जहां कोई पेड़ नहीं उग रहा था। चांद उग चुका था और खुले मैदान में चमक रहा था। किसी तरह उन सभी को लगा कि यह बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है, हालांकि देखने के लिए कुछ भी बुरा नहीं था। अचानक उन्हें पहाड़ी के नीचे से एक चीख सुनाई दी, एक लंबी, कांपती हुई चीख। इसका जवाब दाईं ओर से एक और चीख ने दिया, जो उनसे काफी करीब थी। फिर बाईं ओर से थोड़ी दूर पर एक और चीख आई। ये चांद पर भेड़ियों की चीख थी, भेड़ियों का एक साथ इकट्ठा होना। बैगिंस के घर के पास कोई भेड़िया नहीं रहता था, लेकिन वह उस शोर को जानता था। उसे कहानियों में अक्सर इसका वर्णन मिलता था। उसके एक बड़े चचेरे भाई टूक पक्षकेक, जो एक महान यात्री थे, उसे डराने के लिए इसकी नकल करते थे। चांदनी रात में जंगल में इसे सुनना बिल्बो के लिए बहुत ज्यादा था। यहाँ तक कि जादुई अंगूठियां भी भेड़ियों के खिलाफ ज्यादा काम की नहीं होती, खासकर उन दुष्ट झुंडों के खिलाफ जो भूतों से भरे पहाड़ों की छाया में जंगल के किनारे पर अज्ञात की सीमाओं पर रहते थे। उस तरह के भेड़िए भूतों से ज्यादा तेज गंध लेते हैं, और आपको पकड़ने के लिए उन्हें आपको देखने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करें, हम क्या करें? वह चिल्लाया। भेड़ियों द्वारा पकड़े जाने के लिए भूतों से बचना, उसने कहा, और यह कहावत बन गई। हालांकि अब हम उसी तरह की असहज स्थितियों में तवे से निकलकर आग में कहते हैं। जल्दी से पेड़ों पर चढ़ो, गैंडाल्फ चिल्लाया, और वे घास के मैदान के किनारे के पेड़ों की ओर भागे, उन पेड़ों की तलाश में जिनकी शाखाएं काफी नीचे थीं, या जो झुंड में चढ़ने के लिए काफी पतले थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पाया, और वे शाखाओं पर जितना भरोसा कर सकते थे उतने ऊपर चढ़ गए। आप हंसते सुरक्षित दूरी से अगर आपने बौनों को पेड़ों पर अपनी दाढ़ी नीचे लटकाए बैठे देखा होता, जैसे बूढ़े सज्जन पागल हो गए हों और लड़कों की तरह खेल रहे हों। फिली और किली एक विशाल क्रिसमस ट्री की तरह एक ऊंचे लार्च के शीर्ष पर थे। डोरी, अनोरी, ओरी, ओइन और ग्लोइन एक विशाल चीड़ के पेड़ में अधिक आरामदायक थे,
जिसमें एक पहिए की तीलियों की तरह अंतराल पर नियमित शाखाएं निकली हुई थीं। बिफुर, बोर, बॉम्बुर और थोरिन दूसरे पेड़ में थे। ड्वालिन और बालिन ने कुछ शाखाओं वाले एक लंबे पतले देवदार के पेड़ पर झुंड बनाकर हमला किया था और सबसे ऊपर की शाखाओं की हरियाली में बैठने की जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। गैंडाल्फ, जो दूसरों से काफी लंबा था, ने एक ऐसा पेड़ ढूंढ लिया था जिस पर वे चढ़ नहीं सकते थे, एक बड़ा देवदार का पेड़ जो घास के मैदान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। वह अपनी शाखाओं में काफी छिपा हुआ था, लेकिन आप उसकी आंखों को चांद में चमकते हुए देख सकते थे जब वह बाहर झांकता था। और बिल्बो, वो किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था और एक तने से दूसरे तने पर भागता फिर रहा था, जैसे कोई खरगोश अपना बिल खो चुका हो और उसके पीछे कोई कुत्ता हो। तुमने फिर से चोर को पीछे छोड़ दिया है, अनोरी ने डोरी से नीचे देखते हुए कहा। मैं हमेशा चोरों को अपनी पीठ पर लादकर नहीं ले जा सकती, डोरी ने कहा, सुरंगों और पेड़ों पर। तुम क्या समझती हो कि मैं कुली हूँ? एक कुली, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वह खा जाएगा, थोरिन ने कहा, क्योंकि अब उनके चारों ओर चीख पुकार मच गई थी और वो और करीब आ रहा था। डोरी, उसने पुकारा, क्योंकि डोरी सबसे नीचे के पेड़ पर थी, जल्दी करो और मिस्टर बैगिंस को हाथ दो। डोरी अपनी बड़बड़ाहट के बावजूद वास्तव में एक सभ्य व्यक्ति था। बेचारा बिल्बो तब भी उसका हाथ नहीं पकड़ पाया जब वह नीचे की शाखा पर चढ़ गया और अपना हाथ जितना हो सके उतना नीचे लटका दिया। इसलिए डोरी वास्तव में पेड़ से बाहर चढ़ गया और बिल्बो को ऊपर चढ़ने और अपनी पीठ पर खड़े होने दिया। ठीक उसी समय भेड़िए चीखते हुए खुले मैदान में घुस आए। अचानक सैकड़ों आंखें उन्हें देख रही थीं। फिर भी डोरी ने बिल्बो को नीचे नहीं उतरने दिया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वह अपने कंधों से उतरकर शाखाओं पर नहीं चढ़ गया और फिर वह खुद शाखाओं की ओर कूद पड़ा। बस समय रहते एक भेड़िए ने उसके लबादे पर झपट्टा मारा और लगभग उसे पकड़ लिया। 1 मिनट में भेड़ियों का एक पूरा झुंड पेड़ के चारों ओर चिल्लाने लगा और पेड़ के तने पर छलांग लगाने लगा। उनकी आंखें चमक रही थीं और जीभ बाहर लटक रही थी। लेकिन जंगली वार्ग भी पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि जंगल के किनारे पर दुष्ट भेड़ियों का यही नाम था। कुछ समय के लिए वे सुरक्षित थे। सौभाग्य से वहां गर्मी थी और हवा नहीं। पेड़ों पर लंबे समय तक बैठना किसी भी समय बहुत आरामदायक नहीं होता, लेकिन ठंड और हवा में, जब नीचे चारों ओर भेड़िए आपका इंतजार कर रहे हों, तो वे पूरी तरह से दयनीय स्थान हो सकते हैं। पेड़ों के घेरे में ये घास का मैदान स्पष्ट रूप से भेड़ियों का मिलन स्थल था। और भी भेड़िए आते रहे। उन्होंने उस पेड़ के नीचे पहरेदारों को छोड़ दिया जिसमें डोरी और बिल्बो थे, और फिर वे तब तक सूंघते रहे जब तक कि उन्हें हर उस पेड़ की गंध नहीं मिल गई जिसमें कोई था। वे इनकी भी रखवाली करते रहे, जबकि बाकी सभी लगता था कि सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में घास के मैदान में एक बड़े घेरे में जाकर बैठ गए, और घेरे के बीच में एक बड़ा भूरा भेड़िया था। वो उनसे वार्ग्स की भयानक भाषा में बात करता था। गैंडाल्फ इसे समझता था, बिल्बो नहीं समझता था, लेकिन यह उसे भयानक लगता था, और ऐसा लगता था जैसे उनकी सारी बातें क्रूर और दुष्ट चीजों के बारे में थीं, जैसा कि था। कभी कभी घेरे में मौजूद सभी वार्ग्स अपने भूरे सरदार को एक साथ जवाब देते थे, और उनके भयानक शोर से हॉबिट लगभग अपने देवदार के पेड़ से गिर जाता था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि गैंडाल्फ ने क्या सुना, हालांकि बिल्बो ने इसे नहीं समझा। वार्ग और गॉब्लिन अक्सर दुष्ट कामों में एक दूसरे की मदद करते थे। गॉब्लिन आमतौर पर अपने पहाड़ों से बहुत दूर नहीं जाते, जब तक कि उन्हें बाहर नहीं निकाल दिया जाता। और वे नए घरों की तलाश में नहीं होते, या युद्ध के लिए मार्च नहीं कर रहे होते, जो मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ऐसा लंबे समय से नहीं हुआ है। लेकिन उन दिनों में वे कभी कभी छापे मारने जाते थे, खासकर भोजन या उनके लिए काम करने वाले गुलामों को पाने के लिए। फिर वे अक्सर वार्ग को मदद के लिए बुलाते थे और उनके साथ लूट का माल बांटते थे। कभी कभी वे भेड़ियों पर सवार होते थे जैसे आदमी घोड़ों पर सवार होते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि उसी रात के लिए एक महान गॉब्लिन छापे की योजना बनाई गई थी। वार्ग गॉब्लिन से मिलने आए थे और गॉब्लिन देर से आए थे। इसका कारण, निस्संदेह, महान गॉब्लिन की मृत्यु थी, और बोनो और बिल्बो और जादूगर द्वारा पैदा किया गया सारा उत्साह,
जिसके लिए वे शायद अभी भी शिकार कर रहे थे। इस दूर की भूमि के खतरों के बावजूद साहसी लोग हाल ही में दक्षिण से वापस आ रहे थे, पेड़ों को काट रहे थे और घाटियों और नदी के किनारे अधिक सुखद जंगलों के बीच रहने के लिए अपने लिए जगह बना रहे थे। उनमें से बहुत से थे और वे बहादुर और अच्छी तरह से सशस्त्र थे, और यहाँ तक कि वार्ग भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे यदि वे एक साथ बहुत से होते या उज्ज्वल दिन में। लेकिन अब उन्होंने गॉब्लिन की मदद से पहाड़ों के सबसे नज़दीकी कुछ गांवों पर रात में हमला करने की योजना बनाई थी। अगर उनकी योजना पूरी हो जाती तो अगले दिन वहां कोई नहीं बचता, सभी मारे जाते, सिवाय उन कुछ लोगों के जिन्हें गॉब्लिन ने भेड़ियों से बचाया और कैदियों के रूप में अपनी गुफाओं में वापस ले गए। ये सुनने में भयानक बात थी, न केवल बहादुर लकड़हारों और उनकी पत्नियों और बच्चों के कारण, बल्कि गैंडाल्फ और उसके दोस्तों के लिए अब जो खतरा था, उसके कारण भी। वार्ग्स क्रोधित और हैरान थे उन्हें यहाँ उनके बैठक स्थल पर पाया। उन्हें लगा कि वे लकड़हारों के दोस्त हैं और उन पर जासूसी करने आए हैं और उनकी योजनाओं की खबर घाटियों में ले जाएंगे और फिर भूतों और भेड़ियों को कैदियों को पकड़ने और अचानक नींद से जागे लोगों को खाने के बजाय एक भयानक लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए वार्ग्स का दूर जाने और पेड़ों पर चढ़े लोगों को भागने देने का कोई इरादा नहीं था, कम से कम सुबह तक तो नहीं। और उससे बहुत पहले उन्होंने कहा, भूत सैनिक पहाड़ों से नीचे आ रहे होंगे और भूत पेड़ों पर चढ़ सकते हैं या उन्हें काट सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों गैंडाल्फ उनकी गुर्राहट और चीख पुकार सुनकर बहुत डर गया। हालांकि वह जादूगर था और उसे लगा कि वे बहुत बुरी जगह पर हैं और अभी तक बचकर नहीं निकल पाए हैं। फिर भी वह उन्हें अपने तरीके से सब कुछ करने नहीं दे रहा था। हालांकि वह भेड़ियों के साथ एक ऊंचे पेड़ पर फंसकर कुछ नहीं कर सकता था। उसने पेड़ की शाखाओं से बड़े बड़े पाइन शंकु एकत्र किए। फिर उसने एक को चमकीले नीले रंग की आग से जलाया और उसे भेड़ियों के घेरे में फेंक दिया। यह एक की पीठ पर लगा और तुरंत उसके झबरा कोट में आग लग गई और वह बुरी तरह से चीखते हुए इधर उधर उछलने लगा। फिर एक और आया, एक नीली लपटों में, एक लाल में, एक हरे रंग में। वे घेरे के बीच में जमीन पर फट गए और रंगीन चिंगारी और धुआं बनकर उड़ गए। एक विशेष रूप से बड़ा सांप मुख्य भेड़िए की नाक पर लगा और वह 10 फुट ऊपर हवा में उछला और फिर क्रोध और भय में अन्य भेड़ियों को काटते और झपटते हुए चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बोनी और बिल्बो चिल्लाए और जयकारे लगाए। भेड़ियों का गुस्सा देखने में भयानक था और उनके द्वारा मचाया गया शोर पूरे जंगल में फैल गया। भेड़िए हमेशा आग से डरते हैं, लेकिन ये सबसे भयानक और अजीब आग थी। अगर कोई चिंगारी उनके कोट में लग जाती तो वह चिपक जाती और उन्हें जला देती, और अगर वे जल्दी से पलट नहीं जाते तो वे जल्द ही आग की लपटों में घिर जाते। बहुत जल्द ही घास के मैदान में भेड़िए अपनी पीठ पर लगी चिंगारियों को बुझाने के लिए इधर उधर लुढ़कने लगे, जबकि जो जल रहे थे वे चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे और दूसरों को आग लगा रहे थे, जब तक कि उनके अपने दोस्तों ने उन्हें भागा नहीं दिया और वे रोते चिल्लाते और पानी की तलाश करते हुए ढलानों से नीचे भाग गए। आज रात जंगल में ये सब शोर शराबा क्यों है? ईगल्स के भगवान ने कहा। वह पहाड़ों के पूर्वी छोर पर एक सुनसान चट्टान की चोटी पर चांदनी में काले रंग में बैठा था। मुझे भेड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या जंगल में भूत प्रेत शरारत कर रहे हैं? वह हवा में उछला और तुरंत ही चट्टानों से उसके 2 रक्षकों ने उसे पकड़ लिया। दोनों हाथ उसके पीछे पीछे उछल पड़े। वे आसमान में चक्कर लगाते हुए नीचे वार्ग्स की अंगूठी पर देखते रहे, जो बहुत दूर एक छोटा सा स्थान था। लेकिन चील की आंखें तेज होती हैं और वे बहुत दूर से छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं। धुंधले पहाड़ों के चील के राजा की आंखें बिना पलक झपकाए सूरज को देख सकती थीं और चांदनी में भी 1 मील नीचे जमीन पर चलते हुए खरगोश को देख सकते थे। इसलिए हालांकि वह पेड़ों पर लोगों को नहीं देख सकता था, लेकिन वह भेड़ियों के बीच की हलचल को समझ सकता था और आग की छोटी छोटी चमक देख सकता था और अपने नीचे दूर से आती हुई चीख और चिल्लाहट को सुन सकता था। साथ ही वह भूतों के भालों और हेलमेटों पर चांद की चमक भी देख सकता था, जब दुष्ट लोगों की लंबी कतारें अपने द्वार से पहाड़ियों से नीचे उतरती थीं और जंगल में घुस जाती थीं।
चील दयालु पक्षी नहीं हैं। कुछ कायर और क्रूर होते हैं, लेकिन उत्तरी पहाड़ों की प्राचीन जाति सभी पक्षियों में सबसे महान थी। वे गर्वित, मजबूत और नेकदिल थे। वे भूतों से प्यार नहीं करते थे, न ही उनसे डरते थे। जब वे उन पर कोई ध्यान देते थे, जो कि बहुत कम होता था, क्योंकि वे ऐसे जीवों को नहीं खाते थे, तो वे उन पर झपट्टा मारते थे और उन्हें चीखते हुए उनकी गुफाओं में वापस भेज देते थे, और वे जो भी दुष्टता कर रहे थे उसे रोक देते थे। भूत चील से नफरत करते थे और उनसे डरते थे, लेकिन वे उनकी ऊंची सीटों तक नहीं पहुंच सकते थे या उन्हें पहाड़ों से नहीं भगा सकते थे। आज रात गरुड़ों के राजा को ये जानने की उत्सुकता थी कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने कई अन्य गरुड़ों को अपने पास बुलाया और वे पहाड़ों से उड़ गए और धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए वे भेड़ियों के घेरे और भूतों के बैठक स्थल की ओर नीचे 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 आ गए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वहां नीचे भयानक चीजें हो रही थीं। भेड़ियों ने आग पकड़ ली थी और जंगल में भाग गए थे। उन्होंने कई जगहों पर आग लगा दी थी। ये बहुत गर्मी थी और पहाड़ों के इस पूर्वी हिस्से में कुछ समय से बहुत कम बारिश हुई थी। पीली हो रही झाड़ियां, गिरी हुई शाखाएं, गहरे ढेर में पड़ी चीड़ की सुइयां और यहाँ वहाँ मरे हुए पेड़ जल्दी आग की लपटों में घिर गए। वार्ग्स के समाशोधन के चारों ओर आग उछल रही थी, लेकिन भेड़िया रक्षक पेड़ों से नहीं हटे। पागल और क्रोधित होकर वे पेड़ों के तनों के चारों ओर उछल रहे थे और चिल्ला रहे थे और अपनी भयानक भाषा में बौनों को कोस रहे थे। उनकी जीभ बाहर लटक रही थी और उनकी आंखें आग की लपटों की तरह लाल और भयंकर चमक रही थीं। तभी अचानक भूत चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आए। उन्हें लगा कि लकड़हारों के साथ लड़ाई चल रही है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि असल में क्या हुआ था। उनमें से कुछ तो बैठ गए और हंसने लगे। दूसरों ने अपने भाले लहराए और अपनी ढालों पर भालों से प्रहार किया। भूत आग से नहीं डरते और जल्द ही उनके पास एक योजना आ गई जो उन्हें सबसे मजेदार लगी। कुछ लोगों ने सभी भेड़ियों को एक झुंड में इकट्ठा कर लिया। कुछ ने पेड़ों के तने के चारों ओर फन और झाड़ियां जमा कर दी। दूसरे लोग दौड़े दौड़े पटक पटक कर मारते रहे, तब तक मारते रहे, पटक पटक कर मारते रहे, जब तक कि लगभग सभी लपटें बुझ नहीं गईं, लेकिन वे आग नहीं बुझा पाए। बौनों के पास के पेड़ों के पास आग लगी हुई थी। उस आग को वे पत्तियों और सूखी शाखाओं और बरगद से जलाते थे। जल्द ही बौनों के चारों ओर धुएं और लपटों का एक घेरा बन गया, एक ऐसा घेरा जिसे उन्होंने बाहर फैलने से रोका, लेकिन ये धीरे धीरे बंद हो गया जब तक कि चलती आग पेड़ों के नीचे जमा ईंधन को चाटने लगी। धुआं बिल्बो की आंखों में था। वह लपटों की गर्मी महसूस कर सकता था और बदबू के बीच से वह भूतों को एक घेरे में गोल गोल नाचते हुए देख सकता था, जैसे लोग गर्मियों में अलाव के चारों ओर नाचते हैं। भाले और कुल्हाड़ियों के साथ नाचते योद्धाओं के घेरे के बाहर भेड़िए सम्मानजनक दूरी पर खड़े होकर देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे। वह सुन सकता था कि भूत प्रेत एक भयानक गीत शुरू कर रहे हैं। 5 देवदार के पेड़ों पर 15 पक्षी, उनके पंख आग की तेज हवा में फड़फड़ा रहे थे, लेकिन अजीब छोटे पक्षी, उनके पास पंख नहीं थे। ओह, हम इन मज़ेदार छोटी चीज़ों का क्या करें? उन्हें जिंदा भून लें या स्टू बना लें? उन्हें एक बर्तन में, उन्हें तलें, उबालें और गर्मा गर्म खाएं। फिर वे रुके और चिल्लाए, उड़ जाओ छोटे पक्षियों, उड़ सको तो उड़ जाओ, नीचे आ जाओ छोटे पक्षियों, नहीं तो तुम अपने घोंसलों में भुन जाओगे। गाओ गाओ छोटे पक्षियों, तुम गाते क्यों नहीं? चले जाओ छोटे बच्चों, गैंडाल्फ ने जवाब में चिल्लाया। ये पक्षियों के घोंसले बनाने का समय नहीं है। आग से खेलने वाले शरारती छोटे लड़कों को भी सजा मिलती है। उसने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कहा और उन्हें ये दिखाने के लिए कि वो उनसे डरता नहीं है, हालांकि वह जादूगर था। लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे गाते रहे। जलाओ जलाओ पेड़ और फन, सिकुड़ना और झुलसना, एक बुझती हुई मशाल हमारी खुशी के लिए, रात को रोशन करने के लिए। अरे, इन्हें सेंकें और टोस्ट करें, तलें और भून लें, जब तक दाढ़ी चमकने न लगे और आंखें चमकने न लगे, जब तक बालों से बदबू न आने लगे और खाल फटने न लगे, चर्बी न पिघल जाए और हड्डियां काली न हो जाएं। आकाश के नीचे राख में पड़े हैं।
तो बौने मर जाएंगे, और हमारी खुशी के लिए रात को रोशन करो। हाँ अरे, हाँ हैरी अरे, आज ही। और उसके साथ ही हाँ होए। आग की लपटें गैंडाल्फ के पेड़ के नीचे थीं। एक पल में ये दूसरे पेड़ों तक फैल गई। छाल में आग लग गई, निचली शाखाएं टूट गईं। फिर गैंडाल्फ अपने पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। अचानक उसकी छड़ी से बिजली की तरह चमक उठी, जैसे वह भूतों के भालों के बीच से नीचे उतरने के लिए तैयार हो रहा हो। यह उसका अंत होता, हालांकि वह शायद उनमें से कई को मार देता क्योंकि वह वज्र की तरह नीचे गिर रहा था। लेकिन उसने कभी छलांग नहीं लगाई। ठीक उसी समय उकाबों का राजा ऊपर से आया, उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और चला गया। भूतों की ओर से क्रोध और आश्चर्य की चीख निकली। गंडाल्फ ने अब जिस ईगल्स के बारे में बात की थी, उसने जोर से चिल्लाया। उसके साथ मौजूद बड़े पक्षी पीछे हट गए और वे विशाल काली छाया की तरह नीचे आ गए। भेड़िए चिल्लाने लगे और अपने दांत पीसने लगे, भूत क्रोध से चिल्लाने लगे और पैर पटकने लगे, और व्यर्थ में अपने भारी भालों को हवा में फेंक दिया। उनके ऊपर चील झपट्टा मार रहे थे, उनके फड़फड़ाते पंखों की काली लहरें उन्हें जमीन पर गिरा देती थीं या उन्हें दूर भगा देती थीं, उनके पंजे भूतों के चेहरे को चीर रहे थे। अन्य पक्षी पेड़ों की चोटी पर उड़ गए और बौनों को पकड़ लिया, जो अब उतनी ही दूर तक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जितनी दूर तक वे कभी जाने की हिम्मत कर सकते थे। बेचारा बिल्बो फिर से लगभग पीछे छूट गया था। वो बस डोरी के पैरों को पकड़ने में कामयाब रहा, क्योंकि डोरी को सबसे आखिर में उतारा गया था, और वे दोनों शोरगुल और जलन से ऊपर चले गए। बिल्बो हवा में झूल रहा था और उसके हाथ लगभग टूटने वाले थे। अब नीचे जंगल में भूत और भेड़िए दूर दूर तक बिखर गए थे। कुछ चीलें अभी भी युद्ध के मैदान के ऊपर चक्कर लगा रही थीं और उड़ रही थीं। पेड़ों के चारों ओर की लपटें अचानक सबसे ऊंची शाखाओं से ऊपर उठ गईं। वे चटकती आग में बदल गईं। अचानक चिंगारी और धुआं निकलने लगा। बिल्बो समय रहते ही बच निकला था। जल्द ही जलने की रोशनी नीचे फीकी पड़ गई, काली मंजिल पर लाल टिमटिमाहट, और वे आसमान में ऊपर थे, हर समय मजबूत व्यापक हलकों में ऊपर उठ रहे थे। बिल्बो उस उड़ान को कभी नहीं भूला, डोरी के टखनों से चिपके हुए। उसने कराहते हुए कहा, मेरी बाहें, मेरी बाहें। लेकिन डोरी ने कराहते हुए कहा, मेरे बेचारे पैर, मेरे बेचारे पैर। सबसे अच्छे समय में ऊंचाई बिल्बो को चक्करदार बना देती थी। अगर वह किसी छोटी सी चट्टान के किनारे से देखता तो वह अजीब सा महसूस करता था, और उसे सीढ़ियां कभी पसंद नहीं थीं। पेड़ों की तो बात ही छोड़िए, पहले उसे भेड़ियों से कभी नहीं बचना पड़ा था। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि अब उसका सिर कैसे घूम रहा होगा, जब वह अपने लटकते हुए पंजों के बीच नीचे देखता और अपने नीचे चौड़ी खुली हुई अंधेरी जमीन देखता, जो यहाँ वहाँ पहाड़ी चट्टान पर चांद की रोशनी या मैदानों में एक धारा से छू रही थी। पहाड़ों की पीली चोटियां नजदीक आ रही थीं, चांदनी से जगमगाती चट्टानें काली परछाइयों से बाहर निकल रही थीं। गर्मी हो या न हो, बहुत ठंड लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि क्या वह और देर तक टिक सकता है। फिर उसने सोचा कि अगर वह नहीं रुका तो क्या होगा। उसे बीमार महसूस हुआ। उड़ान उसके लिए ठीक समय पर समाप्त हुई, उसके हाथ थकने से ठीक पहले। उसने डोरी के टखने ढीले किए और चील के घोंसले के खुरदरे मंच पर गिर गया। वहां वह बिना कुछ बोले लेटा रहा और उसके विचारों में आग से बच जाने पर आश्चर्य और इस बात का डर था कि कहीं वह उस संकरी जगह से दोनों तरफ की गहरी छाया में न गिर जाए। पिछले 3 दिनों में खाने के लिए कुछ भी न होने के भयानक कारनामों के बाद अब वह अपने दिमाग में बहुत अजीब महसूस कर रहा था और उसने खुद को ऊंची आवाज में कहते हुए पाया, अब मुझे पता चला कि बेकन का एक टुकड़ा कैसा लगता है जब उसे अचानक कांटे पर तवे से निकालकर वापस शेल्फ पर रख दिया जाता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने डोरी को उत्तर देते हुए सुना, क्योंकि बेकन जानता है कि वो देर सबेर वापस पैन में जाएगा और उम्मीद है कि हम ऐसा न करें। इसके अलावा चील कांटे नहीं हैं। ओह नहीं, मेरा मतलब है कि यह सारस कांटे जैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्बो ने उठकर बैठे हुए और उत्सुकता से उस चील की ओर देखते हुए कहा जो पास ही बैठा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह और क्या बकवास कर रहा था, और क्या चील उसे असभ्य समझेगी। जब आप केवल एक हॉबिट के आकार के हों,
और रात में उसके घोंसले में हो, तो आपको चील के साथ असभ्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। चील ने केवल पत्थर पर अपनी चोंच तेज की और अपने पंख काटे, तथा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जल्द ही एक और चील उड़कर आई। ईगल्स के भगवान ने तुम्हें अपने कैदियों को महान शेल्फ पर लाने का आदेश दिया है, उसने चिल्लाया और फिर से चला गया। दूसरे ने डोरी को अपने पंजों में जकड़ लिया और बिल्बो को अकेला छोड़कर रात में उड़ गया। उसके पास बस ये सोचने की ताकत थी कि संदेशवाहक ने कैदियों से क्या मतलब निकाला था, और जब उसकी बारी आई तो उसे खरगोश की तरह रात के खाने के लिए फाड़ दिया जाना चाहिए। चील वापस आई, उसके कोट के पीछे से उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और झपट्टा मारकर भाग गई। इस बार वह थोड़ी ही दूर तक उड़ी। बहुत जल्दी बिल्बो डर से कांपते हुए पहाड़ की ढलान पर एक चौड़ी चट्टान पर लेट गया। उस पर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उड़कर, और उससे नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय उड़कर। एक चट्टान पर कूदते हुए वहां उसने पाया कि बाकी सभी लोग पहाड़ की दीवार की ओर पीठ करके बैठे हैं। ईगल्स के भगवान भी वहां थे और गैंडाल्फ से बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बिल्बो को आखिरकार खाया नहीं जाएगा। जादूगर और चील प्रभु एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे, और यहाँ तक कि उनके बीच दोस्ताना संबंध भी थे। वास्तव में गैंडाल्फ, जो अक्सर पहाड़ों में रहता था, ने एक बार चील की सेवा की थी और उनके स्वामी को तीर के घाव से ठीक किया था। तो आप देखते हैं कि कैदियों का मतलब केवल भूतों से बचाए गए कैदी थे, न कि चील के बंदी। जब बिल्बो ने गैंडाल्फ की बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि आखिरकार वे वास्तव में भयानक पहाड़ों से भागने वाले थे। वो बोनो और खुद को और बिल्बो को दूर ले जाने और नीचे मैदानों में उनकी यात्रा पर उन्हें अच्छी तरह से उतारने की योजना पर ग्रेट ईगल के साथ चर्चा कर रहा था। आयरी से पश्चिम की ओर गोब्लिन गेट की ओर देखने पर मिस्टी पर्वत। ईगल्स के भगवान उन्हें मनुष्यों के निवास स्थान के निकट नहीं ले जाते थे। वे अपने विशाल धनुषों से हम पर निशाना साधेंगे, उन्होंने कहा, क्योंकि वे सोचेंगे कि हम उनकी भेड़ों के पीछे हैं। और कभी कभी वे सही भी होते हैं। नहीं, हम उनके खेल के लिए भूतों को धोखा देकर खुश हैं, और आपको अपना धन्यवाद चुकाने में भी खुश हैं, लेकिन हम दक्षिणी मैदानों में बोनों के लिए खुद को जोखिम में नहीं डालेंगे। बहुत अच्छा, गैंडाल्फ ने कहा, हमें जहां और जहां तक आप चाहें ले जाएं। हम पहले से ही आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन इस बीच हम भूख से व्याकुल हैं। मैं लगभग मर चुका हूँ, बिल्बो ने कमजोर आवाज में कहा जिसे किसी ने नहीं सुना। शायद इसे सुधारा जा सकता है, ईगल्स के भगवान ने कहा। बाद में आपने चट्टान की शेल्फ पर एक चमकदार आग और उसके चारों ओर बोनों की आकृतियां देखी होंगी जो खाना बना रही थीं और भूनने की अच्छी खुशबू फैला रही थीं। चील ईंधन के लिए सूखी टहनियां लेकर आए थे, और वे खरगोश और एक छोटी भेड़ लेकर आए थे। बोनो ने सारी तैयारियां संभाल लीं। बिल्बो मदद करने के लिए बहुत कमजोर था, और वैसे भी वह खरगोशों की खाल उतारने या मांस काटने में बहुत अच्छा नहीं था। उसे कसाई द्वारा पकाए जाने के लिए तैयार मांस लाने की आदत थी। गैंडाल्फ भी आग जलाने में अपना काम करने के बाद लेट गया था, क्योंकि ओइन और ग्लोइन ने अपने टिंडर बॉक्स खो दिए थे। बोनो ने अभी तक माचिस का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह मिस्टी माउंटेन के रोमांच का अंत हुआ। जल्द ही बिल्बो का पेट फिर से भरा और आरामदायक महसूस करने लगा, और उसे लगा कि वह संतुष्ट होकर सो सकता है। हालांकि वास्तव में उसे स्टिक पर टोस्ट किए गए मांस के टुकड़ों की तुलना में एक रोटी और मक्खन अधिक पसंद होता। वो कठोर चट्टान पर मुड़ा हुआ सो गया, जितना उसने अपने घर में अपने छोटे से छेद में अपने पंख बिस्तर पर कभी नहीं किया था। लेकिन सारी रात वह अपने घर के सपने देखता रहा और अपनी नींद में अपने सभी अलग अलग कमरों में किसी ऐसी चीज की तलाश में भटकता रहा जो उसे न तो मिली और न ही उसे याद था कि वह कैसी दिखती थी।